Good evening, everybody. From this video, we are going to study about the Asian history. ठीक है, तो आज से हम एशियन हिस्ट्री की टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। अब जो एशियन हिस्ट्री है और जो मेडिवल हिस्ट्री है वो यूपीएससी में सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आएंगे, ठीक है। मेंस के अंदर ये दोनों नहीं आएंगे, तो हमें सिर्फ जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं वही याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे बेसिक्स क्लियर करते हुए आगे एशियन हिस्ट्री के टॉपिक्स पर। जिस पास्ट को हम पढ़ते हैं ना, वो पास्ट 3 हिस्ट्रीज में डिवाइडेड है, दैट इज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब उससे पहले जब भी हम किसी भी एरिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जिस भी बेसिस पे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो क्या है, एविडेंसेस। और जो एविडेंसेस है हमें 2 तरीके के होते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड द लिटरेरी एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, कौन से एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे कि कोई साइट है, उस साइट्स में हमें टूल्स का मिलना या फिर पेंटिंग्स का मिलना या फिर किसी सील का, ज्वेलरी का, बीड्स का मिलना, ये सारी चीजें क्या है, ये इंसानों ने बनाई है, ठीक है, ओल्ड ह्यूमंस ने बनाई है। ये सारी चीजें हैं आर्टिफैक्ट्स। तो अगर किसी साइट पे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में काउंट करेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं किसी इंस्क्रिप्शन में मिलना, ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन पे कुछ साइन, सिंबल्स, किसी भी तरीके की लैंग्वेज वो वगैरह यूज करते थे उस चीज पे, या फिर कॉइन्स का मिलना। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। बट अगर हम देखें, जैसे कि हम वेदास देखते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्या है, उस पे कुछ लिखा हुआ है और उस लिख के हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद में हमने हमारे पास्ट को स्टडी की, राइट। तो वो सारी चीजें क्या है, दीज आर काउंट इन द लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी एविडेंसेस, दैट इज द लैंग्वेज एंड द रिटन रिकॉर्ड्स। सो 99% जो हिस्ट्री है ना वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही मिलती है, ठीक है। और इन्हीं एविडेंसेस पे बेस करके हमने हमारे पास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब उस पास्ट को पढ़ना जिस पास्ट में राइटिंग का या फिर लैंग्वेज का कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब भाई राइटिंग और लैंग्वेज कुछ इवॉल्व ही नहीं हुए थे तो क्या रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो उस हिस्ट्री में हम सिर्फ किस पे बेस्ड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे बेस्ड करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री मतलब उस टाइम पीरियड जब लोग सिविलाइज नहीं हुए थे, ठीक है, धीरे धीरे राइटिंग्स डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। फिर भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही डिपेंड करते हैं इसमें भी, बट राइटिंग का इवोल्यूशन हो चुका था इस पीरियड के टाइम में। कोई कल्चर नहीं बना था, कोई लोग सिविलाइज नहीं हुए थे। हिस्ट्री मतलब उस पास्ट में पढ़ना जब राइटिंग सिस्टम अच्छे से डेवलप हो चुका था और अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन होना स्टार्ट हो चुके थे, दैट इज द हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और हिस्ट्री मतलब ऋग्वेदा। ये इतने ही टॉपिक्स नहीं है, और भी टॉपिक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो डेट्स है ना एशियंट हिस्ट्री की वो बड़ी कंफ्यूजिंग आने वाली है, तो उससे पहले हम पहले से ही रेडी रहते हैं ना। हम जो कैलेंडर अभी फॉलो कर रहे हैं दैट इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। किसने बनाया, क्रिश्चियंस ने बनाया कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ पर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि ये टाइमलाइन हुई है 0 है, 0 मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। एरा मतलब टाइम पीरियड, तो बिफोर दैट इज पहले, क्राइस्ट के टाइम पीरियड से पहले, क्राइस्ट के बर्थ डेट से पहले का पीरियड दैट इज बीसीई। क्राइस्ट के बाद में ये एरा दैट इज सीई, आफ्टर क्राइस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एनो डोमिनी। तो बीसीई बोलो या सीई बोलो, दोनों का मतलब एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। बट मैं बोलूं बीसीई या फिर बीसी तब सेम है, दैट इज द बिफोर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट एरा, दैट इज सीई और एडी, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर और बीसीई, सीई और एडी एंड बीसी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 1000 से 5000 तो मैं इधर लगाऊंगी बीसीई, नहीं लगाऊं, क्यों, क्योंकि बीसीई में क्या होता है कि जो भी ईयर है वो सारे रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है।
बट जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ डेट के बाद में के जो ईयर्स हैं वो सारे जिस मैनर में अभी चल रहे थे, जैसे 2021, 2022, 2023, उस ऑर्डर में चल रहे हैं। करेक्ट वे है ना, ये सीक्वेंस है ये। तो वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में, और बर्थ के बाद में सीई, और बर्थ के पहले बीसीई। तो अगर फर्स्ट लेटर, सॉरी, फर्स्ट ईयर अगर सेकेंड ईयर से छोटा है तो क्या आ जाएगा, सीई। और अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से बड़ा है, दैट इज द बीसी। ये हमने हमारे कॉन्सेप्ट्स इधर क्लियर। अब हम ये कुछ टाइम पीरियड है, वैसे तो हम आगे क्लियर करेंगे, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेते हो। दैट इज द पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगधा, पोस्ट मॉरियन, गुप्ता एज, सारे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन पे सिर्फ हमें थोड़ा सा बेसिक से आना है। ठीक है, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, रिसर्च करनी है तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, वो हमें याद करनी है। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये सीरीज है। सीरीज कैसी है, पहले जो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, उन सबको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले धरती पर प्राइमेट्स हैं। ठीक है, इन प्राइमेट्स के बाद में कौन आए, होमोस, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन है, होमोस। और होमोस के बाद में क्या सीरीज स्टार्ट हो जाती है, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस। इनमें चेंजेस किस चीज के बेसिस पे है, कोई दो पैरों पे चलता था, कोई किसी का दिमाग छोटा था, किसी का जबड़ा बड़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन सब में इवॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूंगी ह्यूमन इवोल्यूशन की, दैट इज द ह्यूमन इवोल्यूशन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारी सीरीज, प्राइमेट्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो उधर देख लेना। ठीक है, अब इनके ब्रेन साइज का डेवलप होना। ठीक है, ब्रेन का डेवलप होना, इनके बाईपेडल लोकोमोशन होना, मतलब सिर्फ दो पैरों पे चलना, हाथों का यूज करना, अपराइट पोर्शन में चलना। ठीक है, ब्रेन की कैपेबिलिटीज, थिंकिंग एबिलिटीज, ये सारी चीजें किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इनके टूल्स बनाने में। और टूल्स क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। क्यों है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स है। और आर्टिफैक्ट्स क्या करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री की, दैट इज द प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और प्री हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो टू सेटिस्फाई देज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिलने हैं हमें इंडिया में, दैट इज अरुण सोनाकिया एंड द ओडाई इन तमिलनाडु। ठीक है, अरुण सोनाकिया एंड ओडाई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड में। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड टाइम पीरियड में, ओल्ड प्री हिस्ट्री, दैट इज ओके। पैलियोलिथिक में हम देखेंगे प्लिस्टोसीन एरा। ठीक है, एक तो होती है प्लिस्टोसीन और एक होती है होलोसीन। प्लिस्टोसीन एपोच मतलब जिस वक्त धरती का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और इस कारण पूरी धरती पे बर्फ जम जाती है, दैट इज द आइस एज। पूरी धरती पर क्या हो जाती है, बर्फ ही बर्फ हो जाती है। तो उधर के जो भी ह्यूमंस होंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कौन होंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होंगे उस टाइम। ठीक है, आइस एज में कौन रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होंगे। तो वो लोग रहेंगे। अब उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो मतलब उनकी बॉडी किस टेम्परेचर में रहना अच्छा लगेगा उन्हें, बर्फ के टाइम में लगेगा। क्यों, क्योंकि वो रहे किस टाइम रहे, आइसेस के टाइम रहे। तो उस टाइम आइसेस का प्लिस्टोसीन एरा चल रही थी, कौन से टाइम में, पैलियोलिथिक टाइम में। अब फीचर्स क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज थी, दैट इज वो शिकार करते थे और जो कुछ मिलता था उसे गैदर कर लेते थे। हैबिटेशन ड्यू टू क्लोज टू वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के पास, क्यों, वाटर एक तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जरूरी था। और दूसरा कारण, पानी पीने के लिए और भी बहुत जानवर आते थे नदी के किनारे, तो उन्हें मारने के लिए भी वो वाटर के पास रहते थे। ओपन एयर साइड, खुली हवाओं में रहते थे, या फिर केव्स के ऊपर, या फिर केव्स के अंदर, या फिर ट्रीज के ऊपर रहते थे। और इतनी ठंड है तो फिर वो फायर्स का भी यूज करते थे। अब जो पैलियोलिथिक एरा है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। दैट इज 2.5 लाख टू 1 लाख बीसी, 1 लाख टू 40,000 बीसी एंड 40,000 टू 10,000 बीसी। ये टू टूल्स हैं, वो देख लेना। अब पैलियोलिथिक की साइट्स हैं जो हमें याद रखनी है, दैट इज सोआन वैली, नर्मदा वैली, बेलन वैली, डीडवाना एंड कुर्नौल वैली एंड भिमबेटका। ओके,
सोना बेदी को भी। मतलब ये कुछ जो ट्रिक्स हैं वो याद रख लेना। यू दो दो शब्द कैसे भी करके जिस भी वॉइस में आपको कर रखना है। मैंने तो कुछ ट्रिक नहीं बनाई है, बट आप बना सकते हैं। ठीक है, सोआन वैली, नर्मदा, बेलन एंड डीडवाना। डीडवाना इज द वेरी इंपॉर्टेंट, you have to remember, and the भीमबेटका also same। अब जो एलुवियल प्लेन्स है गंगा में, इंडस में, इधर एक भी पैलियोलिथिक साइट्स नहीं मिलती है, और जो वेस्टर्न घाट्स है उधर भी एक भी पैलियोलिथिक साइट्स नहीं मिलती। ओके, अब से हम मूव करते हैं मेसोलिथिक साइट में। अब हमने देखा कि पैलियोलिथिक के टाइम में प्लेस्टोसीन एरा चल रही थी, मतलब पूरी धरती पर क्या थी, बर्फ जम चुकी थी। अब धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे 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 धरती क्या हो जाती है, वार्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर जब धरती गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, वार्मर टेम्परेचर पे आ जाती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं होलोसीन एरा। ठीक है, होलोसीन एरा। अब जो हेयर्स थे, जो हम लोगों पे जो बाल थे, हेयर्स थे, वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब धरती जब धीरे धीरे वार्म हो रही है तो पानी भी बन रहा है। ठीक है, जो बर्फ जम चुकी थी उसमें पानी भी आ रहा है। अब क्या हो रहा है, और फॉरेस्ट बन रहे हैं, ट्रीज बन रहे हैं, तो इन सब के कारण क्या हो जाता है, वार्मर टेम्परेचर हो जाता है। तो क्या इंसानों को अब बालों की जरूरत है? जो एनिमल्स थे, क्या उन्हें हेयर्स की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे इवॉल्वेशन हो रहा है, किस चीज का, हेयर्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो होलोसिन में क्या हो रहा है, वार्मर टेम्परेचर। एज ऑफ माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स की एज थी, क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे उनके ब्रेन में भी एवोल्यूशन हो रहा है, उनका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसमें भी एवोल्यूशन हो रहा है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो टूल्स बनाने की टेक्नोलॉजी है वो अच्छी खासी डेवलप हो रही है। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट वगैरह पे उन्होंने पेड़ वगैरह देख लिए हैं, अच्छा मतलब खाने के रिसोर्सेज उन्हें मिल चुके हैं, तो वहां से क्या हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सेमी परमानेंट हर्ट स्ट्रक्चर, अब केव से कहाँ आ चुके हैं, हर्ट्स में आ चुके हैं। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ ब्यूरियल्स एंड रिचुअल्स, कुछ वो रिचुअल्स में फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले तो क्या होता था, पैलियोलिथिक में मर गया, ठीक है, कोई इंसान मर चुका तो उसके पास वो टूल्स रख देते थे। ठीक है, कि भाई ये मर चुका है, मतलब उन्हें नहीं पता था कि मर चुका है, वो सोचते थे कोई दूसरी दुनिया में गया है, तो ये मर चुका है तो इसके पास हम कुछ टूल्स रख देते हैं, पता नहीं इसको जरूरत पड़े। ठीक है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे समझा कि हाँ ये तो मर चुका है, ये तो कभी लौटेगा नहीं, तो फिर उन्होंने कुछ रिचुअल स्टार्ट किए, उन्होंने उन्हें गाड़ना स्टार्ट किया, फिर जिस तरीके से भी वो उन इंसान को बरी करते थे वो सारी चीजें यूज होने लगी। तो इधर से हम क्या देख रहे हैं, उनका टाइम जो ब्रेन है, माइंड है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ साइट्स हैं, ये हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी थी, इसलिए हमें ये सारी साइट्स याद रखनी है। बागोर इन राजस्थान, तिलमारा इन गुजरात, लंगज, चौपानी मंडी, सराय नहाराई, आडमगढ़, भिमबेटका एंड छोटा नागपुर प्लेट। मेसोलिथिक के बाद में हम मूव करते हैं नियोलिथिक टाइम पर। ओके, उससे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मेसोलिथिक में हमने क्या देखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि उन्होंने कुत्ते, जानवर, गाय, भैंस, ये सारी चीजें पालना स्टार्ट कर दी थी, दैट इज द डोमेस्टिकेशन। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर का टाइम पीरियड होता है, क्यों? क्योंकि उधर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स होता है, अब लोग पेड़ पौधे उगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब पेड़ पौधे उगा रहे हैं तो दैट इज द सरप्लस प्रोडक्शन, सेडेंटरी लाइफ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, नीड फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल, ये सारी चीजें इवॉल्व होंगी। अब भाई इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो जो लैंड का जो रिसोर्स था वो अच्छी तरीके से नहीं था डिवाइडेड। तो मान लीजिए ये इंसान बी है, ये ए है, सी, डी, ई, तो इधर जो बी है उसके पास लैंड ज्यादा है, तो वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट में होगा। ठीक है, तो उस एग्रीकल्चर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों में, अब ये बोल दे मैं सारा एग्रीकल्चर नहीं रखूंगा और ये अपनी लैंड बढ़ाने लग जाए, ठीक है, सारा सब कुछ ये कंट्रोल कर ले, तो भाई और लोग क्या खाएंगे? ठीक है, तो ये अनइक्वालिटी चल रही है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस सरप्लस एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कंट्रोलिंग बॉडी की जरूरत थी, एक कंट्रोलर की जरूरत थी, दैट इज द नीड फॉर अ पॉलिटिकल कंट्रोल। और इधर से ही धीरे धीरे क्या होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर राइज करना स्टार्ट करता है। लोग सोचते हैं हमें किसी की जरूरत है, किसी बॉडी की जरूरत है जो इस चीज को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इधर से धीरे धीरे ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ग्रो होना
सरप्लस प्रोडक्शन, सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मतलब परमानेंट लाइफ। लोग अब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब नॉमेड्स थोड़ी, उन्हें भेड़ बकरियां थोड़ी चलानी, अब उन्हें क्रॉप्स भी उगाने हैं, तो क्रॉप्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रखवाली के लिए उन्हें एक जगह रहना पड़ेगा। तो वो अब सेडेंटरी लाइफ रख रहे हैं, मतलब वो परमानेंट एक ही जगह रहना स्टार्ट कर चुके हैं। नीड फॉर कंट्रोलिंग रिडिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस, जो उस चीज को उगाया उन्होंने उसको कंट्रोल करना, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना, उस चीज की जरूरत है। rise of institution and complex society, institutions, complex society, political control, political bodies, ये सारी चीजें राइज करना स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उस प्रोडक्ट को सेव मतलब गैदर करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए उन्हें किसी बर्तन की जरूरत है, किसी वैसल की जरूरत है। तो उन्होंने धीरे धीरे पॉटरीज बनाना स्टार्ट की जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को रख सके। ग्राउंड एग्रीकल्चर पॉलिश टूल्स, अब जो उनके एग्रीकल्चर के जो टूल्स थे वो क्या होने लगे हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम साइट्स पे चलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डीवार, राइस कल्टीवेशन, सारी चीजें। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है बुरजाहोम। मतलब इम्पोर्टेंट तो सारी ही है, बट बुरजाहोम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुरजाहोम दैट इज इन द कश्मीर। क्यों? क्योंकि इसमें पिट ड्वेलिंग्स मिलती हैं और डबल बुलियंस। डबल बुलियंस का सीधा सीधा मतलब है अब वो इंसानों के साथ डॉग्स को भी बरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब जिंदा को या मार कर को वो कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जिंदा है तो मार के गाड़ देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ह्यूमंस के साथ साथ डॉग्स को भी बरी करना स्टार्ट कर दिया। ये एविडेंसेस मिले हैं बुरजाहोम में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स क्या होती है? ठीक है, अब कश्मीर है तो कश्मीर का टेम्परेचर कैसा होगा? तो ये होती है पिट ड्वेलिंग्स। अब उस टेम्परेचर को, उस ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने जमीन के अंदर घर बनाने स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, और इन घर के अंदर क्या करनी स्टार्ट कर दी, फायर जलानी स्टार्ट कर दी। तो इनसे उन्हें वार्म मिलती थी, दैट इज गर्मी उन्हें फील होती थी अंदर टेम्परेचर रखने से। सो बुर्जा होम के लिए ठीक है। ओके, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, डबल ब्यूरिस। फिर चिरान बिहार के अंदर साउथ इंडियन नियोलिथिक साइट्स में एश माउंट्स, दैट इज बैटल कैटल, बर्न कैटल डंग, जो भी कैटल का डंग्स था उसे वो बर्न कर देते थे। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्लैश बर्न एग्रीकल्चर में क्या देखते हैं, क्रॉप्स को जला देते, क्यों? ताकि वो सोइल फर्टाइल बन सके, एग्रीकल्चर अच्छा हो सके। तो वो जितने भी जो गाय के दैट इज गोबर वगैरह, उन सबको चीजों को जला देते थे। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, साउथर्न सदर्न स्टेट्स में मिलती है। और जैसे कि कर्नाटका में मस्की, ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा, उतना, एंड दीज ऑल थिंग्स। तो एशमाउंट कैसे हो गए, ये दिखते हैं। ठीक है, तो हमने प्री हिस्ट्री क्या पढ़ लिया, पैलियोलिथिक, म्यूजोलिथिक एंड नियोलिथिक एरा। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने पैलियोलिथिक में पढ़ लिया प्लेस्टोसीन एरा थी। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें, और ये जो साइट्स है वो हमें याद रखनी है। फिर मेसोलिथिक एरा में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब होलोसीन एरा आ चुकी थी। फिर हमें क्या पढ़ना है, साइट्स तो याद रखनी है। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साइट्स में सारी याद रखनी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल दैट एंजॉय द वीडियो, थैंक यू।